समस्या कहाँ है? पूरे देश में एक भी मंडी ऐसी नहीं है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो। ज्यादातर दाम एमएसपी के नीचे चल रहे हैं। राइस की डिमांड ग्लोबली कम हो गई। मेक इन इंडिया का इतना शोर किया गया, इतनी पब्लिसिटी की गई, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। लेदर सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, गारमेंट सेक्टर, तमाम तरह के इंस्पेक्टर्स हैं, वो आके तरह तरह के नोटिस वक्तन फवक्तन आते रहते हैं। लेदर के रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, उसके ट्रांसपोर्टेशन में जगह जगह वायलेंस होता रहता है। जब देखिए लिंचिंग हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इसमें ज़रूरी है। फाइनेंस मिनिस्टर की मुश्किल ये है कि ग्लोबल सिचुएशन ऐसी है कि हमें डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ाना हमारी मजबूरी है। नमस्कार, जागरण बिजनेस के इस खास प्री बजट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह और आज हम बात करेंगे कृषि के बारे में कि कृषि को लेकर बजट में क्या उपाय, क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। पिछले बजट में भी कृषि को ग्रोथ का पहला इंजन बताया गया था। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना घोषित की गई थी। इसके अलावा दालों के लिए मिशन, अच्छी क्वालिटी के बीज किसानों को उपलब्ध हो उसके लिए मिशन, कपास के लिए मिशन, इस तरह के कई स्टेप्स उठाए गए थे। उन स्टेप्स का क्या असर है, आने वाले दिनों में उनका क्या हम देख सकते हैं, या और क्या उपाय किए जाने चाहिए, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे पूर्व कृषि सचिव जी। श्री सिराज हुसैन से। सर, भारत में अब अनाज की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं रही है। चावल का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर हैं, गेहूं के कुछ प्रोडक्ट को भी सरकार ने हाल में एक्सपोर्ट की अनुमति दी है। फिर फल सब्जियों में हम आत्मनिर्भर हैं, कुछ का एक्सपोर्ट भी करते हैं, दूध में आत्मनिर्भर हैं। लेकिन कुछ समस्याएं हैं कृषि से जुड़ी, किसानों से जुड़ी, जो अब भी बनी हुई हैं। इसमें हम पहले नंबर पर लेते हैं किसानों की आमदनी को। किसानों की लगातार ये शिकायत रही है कि भाई उनकी आय नहीं बढ़ रही, जिस अनुपात में खेती पर खर्च बढ़ रहा है। तो हम ये भी देखते हैं कि जो अलग अलग समय में कि जो फसलें हैं, जब फसल आती है बाज़ार में तो उसका जो एमएसपी से कम मिलता है किसानों को। तो इसमें समस्या कहाँ है? आपके हिसाब से इसमें क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मार्केट्स पूरी तरह इंटीग्रेटेड नहीं है। अगर आप डेटा एगमार्क नेट पोर्टल पे देखें तो आपको ये मालूम होगा कि एक स्टेट के अंदर भी अलग अलग मंडियों में काफी प्राइस डिफरेंसेस होते हैं, और एक स्टेट और दूसरी स्टेट के बीच में भी काफी प्राइस डिफरेंस होता है। इसकी एक वजह यह है कि हमने मंडियों को मॉडर्नाइज नहीं किया। उनकी प्राइस इंफॉर्मेशन रियल टाइम में फ्लो नहीं होती है। तो मैंने अभी एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें मैंने ये कहा था कि पूरे देश में एक भी मंडी ऐसी नहीं है, एक भी एपीएमसी ऐसी नहीं है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो। हमने अपने जी। एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया। 11 ट्रिलियन, तकरीबन 11 ट्रिलियन रुपए हमने पिछले 3-4 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए। रेलवेज, एयरपोर्ट, रोड्स, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। लेकिन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 3% तक इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जा रहा है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कम कुछ देश की जो एपीएमसीज हैं, मिसाल के तौर पे दिल्ली में आजादपुर की एपीएमसी है या बॉम्बे की एपीएमसी है, तो इनको मॉडर्नाइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करे। और जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो अगर बेहतर होगा तो ये जो इंटर स्टेट और इंटर एपीएमसी डिस्पैरिटी है प्राइसेस की, ये कम हो जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है। वो पिछले कई बजट से हम देख रहे हैं कि जो एफपीओ को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसका कितना फ़ायदा मिलता आप देख रहे हैं, और इस सिस्टम में या इस व्यवस्था में आपको क्या सुधार की गुंजाइश दिखती है? नहीं, ये बहुत अच्छा सिस्टम है, और कई राज्यों में, खास तौर से मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में कुछ एफपीओज ने अच्छा काम किया है। लेकिन अभी देखिए, पिछले 1-2 साल से एम्फेसिस एफपीओ से हटके फिर से कोऑपरेटिव की तरफ जा रहा है। तो हाँ। ये एक गवर्नमेंट के डिसीजन में, उनके कम्युनिकेशन में ये क्लैरिटी नहीं है कि वो एफपीओ को सपोर्ट करना चाहते हैं या कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। दोनों की आपस में क्या रिलेशनशिप होगी,
देखिए, जो एफपीओज बनी थी 10,000, वो नाबार्ड की सब्सिडाइजेशन की वजह से बनी थी। जब वो सब्सिडी खत्म होगी तब ये देखना होगा कि एफपीओ सरवाइव कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। हम समझते हैं कि एफपीओस को एम्पावर करना चाहिए, क्योंकि वो जो उसका लीगल स्ट्रक्चर है वो कोऑपरेटिव के मुकाबले में लीगली कम कंस्ट्रेंड है, उसके ऊपर कम रेस्ट्रिक्शंस है, तो वो काफी अच्छा साबित हो सकता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसलों के डाइवर्सिफिकेशन को भी ज़रूरी बताया जा रहा है, तो इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? नहीं, देखिए, डाइवर्सिफिकेशन कई स्टेट्स में काफी हुआ है, बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन महाराष्ट्र वगैरह में हुआ है, गुजरात में हुआ है। ये जो नॉर्थ की हमारी स्टेट है, बड़ी हाँ। स्टेट्स हैं, पंजाब हरियाणा वगैरह, यहाँ सिर्फ एमएसपी बेस्ड क्रॉप्स को किसान उगाना प्रेफर करते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बाकी कमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। तो उस फ्लक्चुएशन की वजह से किसानों को ये एश्योरेंस नहीं है कि उन्हें वाजिब दाम मिल जाएंगे। अब अगर आप सोयाबीन देखें, तो सोयाबीन के प्राइसेस एमएसपी से काफी नीचे, 4,000, 3,800, 4,100 रुपए प्रति क्विंटल तक सोयाबीन बिका, तो काफी किसानों को नुकसान हुआ। इसी तरीके से तूर के प्राइसेस नीचे रहे, ज्यादातर दाम एमएसपी के नीचे चल रहे हैं, तो इसलिए किसान इस एश्योरेंस की वजह से ये उगाते हैं। अब ये होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें ये कहा था कि जो किसान रजिस्टर कर लेंगे नेफेड में, हम उनकी सारी दालें खरीदेंगे। तो हम समझते हैं कि अगर उस वायदे पे सचमुच निभाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो किसान वापस पल्सेस की तरफ आएंगे। किसानों की आय बढ़ाने का एक और जरिया निर्यात है, लेकिन पिछले साल से हम देख रहे हैं कि जिस तरह की जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें तमाम देश संरक्षणवादी रवैया अपना रहे हैं। तो इसमें ऐसे माहौल में एक्सपोर्ट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, अब ये जो $50 बिलियन की फिगर है, इसमें बहुत कुछ तो राइस का एक्सपोर्ट है। हाँ। तो करीब $20-22 बिलियन राइस का एक्सपोर्ट है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि राइस की डिमांड ग्लोबली कम हो गई है, या कोई उन देशों ने प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लिए हैं जो हमसे राइस इंपोर्ट करते हैं। ये तो एक जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जिसमें ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं। तो अब राइस एक्सपोर्ट को क्या, हमने तो चाबहार पोर्ट तक से अपने को विड्रॉ कर लिया अमेरिकन प्रेशर में। तो हम ये समझते हैं कि एक्सपोर्ट की गुंजाइश अपनी जगह बाकी है, और ये अलग बात है कि हमें इतना राइस एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन काफी डाइवर्सिफिकेशन की इसमें गुंजाइश है। फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स, इन सब की काफी ग्लोबल डिमांड है। और फूड की डिमांड ऐसा नहीं है कि कम होगी, बल्कि प्रोसेस्ड फूड की डिमांड कम होगी, फ्रेश फूड की डिमांड बढ़ेगी आगे आने वाले समय में। तो फ्रेश फूड के एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसा कि हमने शुरू में कहा, हमें बेहतर कोल्ड चेन फैसिलिटीज चाहिए। तो उसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट अगर आएगा, तो हम समझते हैं कि अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। और आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि देश ने इसमें कामयाबी नहीं हासिल की है। हमने ग्रेप्स के एक्सपोर्ट, जो अंगूर का एक्सपोर्ट है, उसमें कामयाबी हासिल की है। केले के एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा हमने किया है, अनार का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हो रहा है। तो कई चीजों के एक्सपोर्ट में हमारे किसानों ने और अपीडा ने और बाकी जो स्टेट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ एफपीओज ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। ये अपॉर्चुनिटी हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए। अब ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, जियो पॉलिटिक्स हैं, वो बहरहाल एक फिलहाल काफी एक मुद्दा बने हुए हैं, और सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इकोनॉमी हर चीज को वो इम्पैक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं दलहन और तिलहन की। दोनों के मामले में आयात पर हमारी निर्भरता काफ़ी है। तिलहन में तो 50% से ज़्यादा, करीब 57% हम इंपोर्ट करते हैं अपनी ज़रूरत का। दालों में भी हम करीब 20% इंपोर्ट से हमारी ज़रूरत पूरी होती है। दोनों के लिए मिशन शुरू की गए हैं, लेकिन इनकी बुवाई में ही अगर हम देखें तो कंसिस्टेंसी नहीं देखती है। कभी रकबा बढ़ जाता है किसी सीजन में, किसी सीजन में घट जाता है। तो इसमें भी आपके विचार से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, ये नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल काफी वक्त से चल रहा है, और पहले भी जब कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी तब भी ऑयल सीड मिशन था। असल में जो ज्यादा इंपोर्ट है वो पाम ऑयल का है, और पाम जी। ऑयल के लिए जो क्लाइमेट चाहिए, यानी कि ज्यादा बारिश होनी चाहिए, वो क्लाइमेट हमारे ज्यादातर इलाकों में नहीं अवेलेबल है।
तो हालांकि गवर्नमेंट ने पाम ऑयल के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में उसका एरिया बढ़ा भी है, लेकिन अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके मुकाबले में कम हो सकती है। हम समझते हैं कि एडिबल ऑयल का इंपोर्ट बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। ये नीति आयोग का जो वर्किंग ग्रुप है उसने भी बताया है 2047 तक के प्रोजेक्शंस हैं। लेकिन पल्सेस में हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, और उसमें अगर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू हो, पल्सेस की यील्ड बढ़ाई जा सके, किसानों को अच्छा दाम मिल सके, तो हम समझते हैं कि पल्सेस में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है बनिस्बत एडिबल ऑयल्स के। सर, आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात कही, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना ज़रूरी है। कुछ एग्री स्टार्टअप जरूर आए हैं जो तमाम तरह के सॉल्यूशन उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन बुनियादी सवाल यहाँ पर यह है कि हमारे 80% से ज़्यादा किसान छोटी जोत के हैं। वे टेक्नोलॉजी को कैसे अफोर्ड करेंगे? नहीं, देखिए, जब अच्छे सीड्स आते हैं तो छोटे किसान भी उसका फायदा उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए कि मूंग में शॉर्ट ड्यूरेशन मूंग इंट्रोड्यूस की गई, और मूंग का एरिया बढ़ा, मूंग का प्रोडक्शन बढ़ा, और उससे किसानों को फायदा हुआ। और इसी तरीके से आप और फसलें भी अगर देख लें, जिन फसलों में नए सीड्स आए हैं, हाई यील्डिंग सीड, क्लाइमेट रेजिस्टेंट वेराइटीज इंट्रोड्यूस हुई हैं, वो चाहे धान की वेराइटीज हो, इवन गेहूं की वेराइटीज हैं, गन्ने की वेराइटीज हैं, तो सब में किसान तो अडॉप्ट कर लेते हैं। ये अलग बात है कि उस एडॉप्शन में कभी कभी उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ती है, क्योंकि बीज महंगे होते हैं, प्राइवेट कंपनीज के बीज होते हैं, तो उनको वाजिब दाम मिलना चाहिए। अगर उनको वाजिब दाम का एश्योरेंस होता है तो किसानों की तरफ से इसमें कमी नहीं है। सर, कुछ समस्याएं और हैं जो हम देखते हैं कि लगातार बनी हुई हैं, कि जैसे जो एग्री फाइनेंस की कमी, फिर अगर हम देखें तो सप्लाई चेन, जो एग्रीकल्चर का जो सप्लाई चेन है उसमें कोल्ड स्टोरेज से लेकर के पोस्ट हार्वेस्ट जो भी चीज़ें हैं उसमें भी कमी दिखती है। तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, इसमें गवर्नमेंट ने काफी अरसे से मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में कोल्ड चेन फैसिलिटीज को सब्सिडाइज करने की स्कीम बनाई है, और कई स्टेट्स में इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। मिसाल के तौर पे एप्पल की कोल्ड चेन हिमाचल प्रदेश में अब काफी अच्छी है, और इसीलिए आप देखें कि एप्पल साल भर अ, या तकरीबन 9 महीने तक हमारे डोमेस्टिक जो एप्पल प्रोड्यूस होता है वो भी अवेलेबल होता है। तो कुछ चीजों में अच्छी सप्लाई चेन क्रिएट हुई है, बनाना में अच्छी सप्लाई चेन क्रिएट हुई है, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टमेंट जरूरी है वो इन्वेस्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही हैं। अब उसमें जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमें एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत है। देखिए, 2-3 साल पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा था कि हम जो ग्रामीण मंडियां हैं, मंडी जो हाट हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको मॉडर्नाइज करेंगे। मुझे नहीं पता उसमें कितना काम हुआ है। आप दैनिक जागरण के अपने लोकल करेस्पॉन्डेंट से कहिए कि वो जरा गाँवों में जाके कुछ हाट विजिट करें और बताएं कि क्या वहाँ कोई सुविधाओं में इजाफा हुआ है। भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान करीब 16% है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में 45% से ज़्यादा है। विकसित भारत का जो लक्ष्य है हमारे सामने, उसको हासिल करने के लिए इस निर्भरता को कम करना ज़रूरी है। आपके विचार से इसका क्या रास्ता है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा देश के सामने सवाल है, और इसके आसान जवाबात नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो जॉब क्रिएट होने चाहिए, या मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ पा रहा है। मेक इन इंडिया का इतना शोर किया गया, इतनी पब्लिसिटी की गई, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उसकी वजह ये भी है कि काफी रेगुलेटरी बर्डन है नए इन्वेस्टमेंट पे, और खास तौर से जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनका इतना ज्यादा रेगुलेटरी बर्डन है कि वो कोई नया इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं। तमाम तरह के इंस्पेक्टर्स हैं, वो आके उनकी तरह तरह के नोटिस वक्तन फवक्तन आते रहते हैं। हम समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से बढ़ाया जाए, ये गवर्नमेंट की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, खास तौर से एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स में। अब जैसे लेदर सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, गारमेंट सेक्टर, कुछ तो ये जो टैरिफ का डिस्प्यूट अमेरिका से चल रहा है उसकी वजह से भी एम्प्लॉयमेंट पे बुरा असर पड़ा है।
और कुछ ये भी है कि जगह जगह, अब जैसे लेदर कर लें तो लेदर के रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, उसके ट्रांसपोर्टेशन में जगह जगह वायलेंस होता रहता है। जब देखिए लिंचिंग हो जाती है, ट्रक जो ले जा रहे हैं, हाइट्स ले जा रहे हैं, एनिमल्स ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ वायलेंस होता है। तो हम समझते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनमें इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उन पे रेगुलेटरी बर्डन कम होना चाहिए। अब आप देखिए इनकम टैक्स एक्ट में किसी का भी इनकम टैक्स का केस, आपका हमारा इनकम टैक्स का केस 5-5 7-7 साल भी खुल सकता है। अरे भाई, आप डिजिटल जमाना है, आप 1-2 साल के अंदर असेसमेंट करिए, उसके बाद क्लोज करिए केस को। अब जी। छोटा अगर कोई इंडस्ट्री है वो कहां तक अपना डेटा और कागजात संभाल के रखेगा। तो सर, अंत में मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि बजट में ऐसे कौन से 3-4 स्टेप्स उठाए जाने चाहिए जिससे किसानों को, भारत की कृषि को लाभ हो। आपने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। अगर उनको बजट में शामिल किया जाए उन बिंदुओं को, तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को, हम भारत की कृषि को उसका फ़ायदा मिलेगा। मैं तो बजट में ये देखना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, जी। और कम से कम हम अपनी कुछ एपीएमसी को ग्लोबल स्टैंडर्ड की एपीएमसी बनाएं, जैसा कि हमने कुछ अपने एयरपोर्ट्स को बना लिया। हमारी जी। रोड्स में इतना इंप्रूवमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ये करना चाहिए। दूसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, क्लाइमेट रेजिस्टेंट वेराइटीज डेवलप करने के लिए जो आईसीआर की फंडिंग है वो बढ़नी चाहिए। 2 साल पहले बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि कंपटीशन मोड में इनवाइट किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करे, लेकिन उसमें कोई कम से कम मेरी नज़र से ऐसा कोई नहीं गुजरा है जिसमें उसमें प्रोग्रेस हुई है। तो वो एक अच्छा आइडिया था कि देखिए जितना भी हॉर्टिकल्चर में ग्रोथ हुई है वो प्राइवेट सेक्टर के सीड डेवलपमेंट की वजह से हुई है। तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इसमें जरूरी है, और हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड लॉसेस को कम करने में इन्वेस्टमेंट, इन 3-4 चीजों की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो अच्छा होगा। देखिए इस साल फाइनेंस मिनिस्टर की मुश्किल यह है कि ग्लोबल सिचुएशन ऐसी है कि हमें डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ाना हमारी मजबूरी है। तो मुझे नहीं मालूम कि इस साल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है वो भी 11 ट्रिलियन डॉलर रह पाएगा या नहीं। तो आपने देखा कि पूर्व कृषि सचिव श्री सिराज हुसैन ने बजट में कृषि को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बजट में इन बिंदुओं को शामिल किया जाएगा और निश्चित रूप से इसका भारतीय कृषि को लाभ मिलेगा। आज के इस शो में इतना ही। धन्यवाद।